आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। देश में पिछले 24 घंटे में 16,000 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 198 करोड़ 31 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। श्रोताओं, कोरोना उसकी वैक्सीन को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं चेयरमैन कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ऑफ द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन डॉक्टर N.K. अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और डॉक्टर अरोड़ा, अभी जब तक हमसे जुड़ रहे हैं आपको हम ये बताते हैं। जी डॉक्टर अरोड़ा, नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी, बहुत प्रसन्नता हुई आपसे बहुत दिनों बाद बात करने। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका हम अभिनंदन करते हैं। और श्रोताओं, आप भी कोरोना और इसकी वैक्सीन से संबंधित सवाल डॉक्टर अरोड़ा से हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर अरोड़ा, सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज जो बड़ी खबर एहतियाती डोज को लेकर आई है, यानी प्रिकॉशनरी डोज को, कि इसके टाइम पीरियड को अब कम कर दिया गया है और प्रिकॉशनरी डोज दूसरी खुराक के 6 महीने के बाद लगवाई जा सकती है, क्योंकि इसके पहले जो प्रिकॉशनरी डोज 9 महीने के बाद लगवाई जा सकती है। आपसे जानना चाहेंगे कि इसके क्या मायने हुए और आम लोगों को इसका लाभ कैसे मिल सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है और इस विषय पे पिछले कुछ हफ्तों से हमारी एनटैगी में चर्चा चल रही थी। और जैसे कि हम सबको मालूम है कि जनवरी से एहतियातन डोज या प्रिकॉशन डोज लगाना शुरू किया गया था जी। और उस समय जो आखिरी प्राथमिक डोजेस थी उसके बाद 9 महीने का अंतराल रखा गया था। इस बीच में लोगों ने 9 महीने के अंतराल में लगाया है, लेकिन जो वैश्विक अनुसंधान है और जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनके हिसाब से 6 महीने के बाद शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कुछ कम हो जाती है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए अब एहतियातन डोज या प्रिकॉशन डोज का जो डोजेस के बाद उसको 6 महीने कर दिया गया जी। और इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को आखिरी डोज, फॉर एग्जांपल दूसरी डोज दिसंबर के महीने में लगी है, तो वो अब अपना एहतियातन डोज जून के बाद किसी टाइम भी लगवा सकते हैं। जी, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये लागू कब से होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि अब लोग, जब ये खबर आ गई है तो बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं वो प्लान करेंगे प्रिकॉशनरी डोज को लगवाने का। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, कार्यान्वयन लगभग तुरंत स्थिति से होगा। कोविन प्लेटफॉर्म पे चेंजेस किए जा रहे हैं और शायद अगले 1-2 दिन में ये चेंजेस पॉसिबल हो जाने चाहिए। और उसके बाद कोविन में जैसे ही चेंजेस मिलेंगे उसके बाद हम सभी लोगों से विनती करेंगे कि वो अपनी एहतियातन डोज 6 महीना खत्म होने के बाद लगवा सकते हैं। जी। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर हम देश में कोविड की जो वर्तमान स्थिति को देखें तो पिछले दिनों केसेस थोड़े बढ़े हैं और पिछले 24 घंटे में भी 16,000 से ज्यादा कोविड के केसेस आए हैं। तो अभी जो मौजूदा स्थिति है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? और बहुत सारे लोगों का एक अजम्पशन रहता है कि कहीं इस तरह के बढ़ते मामले ये चौथी लहर का संकेत तो नहीं दे रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। अगर हम पीछे 3-4 महीने घूम करके देखें तो जनवरी के महीने में हमारे करीब 4 लाख केस हुए थे, 4.5 लाख, और उसके बाद बहुत तेजी से केसेस कम हुए,
फरवरी के अंत तक और मार्च में ये केसेस कई दिन तक 1000 से कम रहे जी। और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे मार्च के अंत में और अप्रैल से। और पिछले करीब 8 हफ्ते से हम देख रहे हैं ये 15,000 और 17,000, 18,000 के बीच में प्रतिदिन केसेस हो रहे हैं। और इसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि ये इस बीच में एक ट्रैवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, यात्राएं। लोग, अगर आप आज टिकट चाहें रेलवे की, हवाई जहाज की, तो देखेंगे कि सब सारा कुछ पूरा फुल होता है। तो एक ट्रैवल बहुत बड़ा है, चाहे वो स्कूली बच्चों की छुट्टियां रही हैं या फिर वैसे लोग अपने बिजनेस के पर्पज से ट्रैवल किए हैं, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से कोविड की वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी जी। दूसरा एक और भी हुआ है कि ये लोगों को मन में एक ऑब्जर्वेशन किया है कि जब से ये ओमिक्रॉन आया है तो ये बहुत हल्की बीमारी है, खांसी जुकाम होता है, हल्का सा जुकाम की तरह है, 3-4 दिन बुखार रहता है और उसके बाद ठीक हो जाता है जी। तो मन में लोगों को ऐसा लगता है लापरवाही हुई है। और इस लापरवाही के 2 असर हुए हैं कि लोगों ने कोरोना उपयुक्त व्यवहार को छोड़ दिया है जी। उसकी तरफ से इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। और दूसरी चीज कि हमारे सामाजिक समारोह उतनी ही उत्सुकता से और उतने ही उत्साह से किए जा रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। शादियां हो, जन्म दिवस हो, धार्मिक समारोह हो, ये भी बहुत ज्यादा होने लगे। तो ये एक मुख्य कारण है। और अगर आप देखेंगे ज्यादातर जो कोविड के केसेस हैं वो बड़े शहरों के आसपास हो रहे हैं और जहां पर आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है जी। दूसरी एक और चीज है कि मन में कि आपने जो सवाल पूछा, कहीं ये चौथी लहर की आहट तो नहीं है। यहाँ पर मैं सब लोगों की शंका को हटाना चाहूंगा, ये निर्मूल है। क्योंकि जब भी कोई नई लहर आती है तो वो नए वायरस की वजह से होती है और नया वेरिएंट जिसको कहते हैं। और इस समय जो भी चल रहा है, दिसंबर के बाद भारत में जो भी वायरस हैं वो सब ओमिक्रॉन वायरस है। और ओमिक्रॉन वायरस के सब लीनिएजेस हैं या बच्चे हैं उनके, जिनमें म्यूटेशन होता रहा और नए नए वायरस नाम आते रहते हैं। पहले BA.1 था, ज्यादातर हमारे देश में BA.2 रहा और फिर उसके बाद अभी पिछले 6 हफ्ते से BA.4 और BA.5 भी आया, थोड़ा बहुत 10% से कम है। लेकिन BA.2 के बहुत सारे सब लीनिएजेस हैं। जैसे आपने पहले सुना होगा XE वेरिएंट आया और फिर उसके बाद BA.2.12.1 है, BA.2.38 हुआ, BA.2.75। तो एक तरीके से मैं इसको एक साधारण भाषा में कहूं कि किसी का नाम पप्पू है, किसी का नाम बिट्टू है, लेकिन सबका जो एक क्लिनिकल बिहेवियर है और सब में जो बीमारी है वो हल्की रहती है। इसमें गंभीर बीमारी होने की संभावना नहीं है, लेकिन इनका जो संक्रमण की जो क्षमता है वो ओरिजिनल ओमिक्रॉन से थोड़ी ज्यादा है, 10-20%। इसकी वजह से अगर एक घर में या एक किसी समारोह में एक मरीज हो तो उससे बहुत सारे मरीज होने का अंदेशा बना रहता है। लेकिन एक सुखद इसका जो अनुभव रहा है हम लोगों का कि गंभीर बीमारी होने की संभावना बहुत कम है और मृत्यु का आंकड़ा नगण्य है। और तभी देख रहे होंगे कि 17-18 हजार रोजाना केसेस होते हैं, उसके बावजूद मृत्यु का आंकड़ा 10, 20, 25 के आसपास रहा है। और ये सब वो लोग हैं जिनको पहले से ही अस्पताल में किसी और बीमारी की वजह से दाखिल थे और इस बीच में अगर कोविड का संक्रमण भी हो जाए तो फिर उसको ये बीमारी का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है कोविड का। नहीं तो अदरवाइज एक स्वस्थ व्यक्ति में कोविड का जो संक्रमण है गंभीर होने की संभावना बहुत कम है। तो कुल लबोलबाब ये है कहने का कि ये चौथी लहर नहीं है, ये तीसरी लहर का ही असर है। और ये हमें हमेशा याद रखना है कि कोविड अभी हमारे आसपास है, नंबर 1। इसलिए कोविड से सावधान रहने की जरूरत है और कोविड उपयुक्त बिहेवियर यानी मास्क लगाना और सामाजिक समारोह में विशेष ध्यान रखना, भीड़ भाड़ की जगह में विशेष ध्यान रखना।
दूसरी चीज एक महत्वपूर्ण ये है कि कुछ समय बाद हमें 4-6 महीने ये सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से अपना रूप बदलता है गिरगिट की तरह। तो अगर कहीं इस बीच में गंभीर बीमारी होने वाला वायरस आए तो उससे अपना बचाव करने के लिए जरूरी है कि अगले 4-6 महीने जो हमने 2 साल का संयम दिखाया है उसको बनाए रखें। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी आश्वस्त करना चाहूंगा अपने श्रोताओं को कि भारत में जो सर्वेलेंस है इंसाकॉग करके, जिसमें जीनोमिक सर्वेलेंस है और अब गटर के पानी का भी सर्वेलेंस किया जाता है, उसको बहुत मुस्तैदी से किया जा रहा है कि अगर कोई वायरस कहीं म्यूटेंट अगर कहीं आता है तो उसको तुरंत पकड़ा जा सके और जो अगर उपयुक्त उपाय हैं वो किए जा सके। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये जो आपने सुझाव दिया है कि इस समय जो अब जबकि हम जीत के बेहद करीब हैं, उस समय किसी भी तरह की चूक करना वो महंगा साबित हो सकता है, जबकि वायरस अपने रूप बदल रहा है। और डॉक्टर अरोड़ा, हमारी आपकी चर्चा जारी रहेगी। इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। गुरुग्राम से सुभाष जी हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ सर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब की मेरा नमस्कार सर। जी बताइए, सवाल पूछिए। जी सर, मैं अभी न्यूज में ये पता चला आपके प्रसारण द्वारा जी कि सेकेंड डोज और प्रिकॉशनरी डोज का जो टाइमिंग है, गैपिंग है सर जी, वो 6 महीने का वो कर दिया गया है। जी तो सर इसमें लगाने पे कोई मतलब शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर? और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज मैं पूछना चाहता हूँ जी कि मेरा फर्स्ट और सेकंड डोज लग चुका है, थर्ड लगवाना है जी। तो उसमें हेपेटाइटिस बी का टीका अब काफी विगत कई वर्षों पहले लगवा चुका था चूंकि, तो वो भी बचाव में ही लगवाया था, सिक्योरिटी के लिए ही, सुरक्षा के लिए सर। तो उसमें और इसमें कोई सर मेरे शरीर में कोई फर्क तो ना पड़ेगा, यही मैं पूछना चाहता। धन्यवाद सर। जी बिल्कुल डॉक्टर सुभाष जी, आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा है। और तो पहली जो आपकी जो शंका है उसको निवारण करने का प्रयास करता हूं कि अगर आपने कोई और टीका लगाया हुआ है, जैसे आपने बताया हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया है और उसके साथ अगर कोविड का टीका लगाया गया, तो आपस में कोई इंटरेक्शन तो नहीं होता, एक दूसरे का प्रभाव तो नहीं पड़ता। तो यहाँ मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं। हम बहुत सारे टीके लगाते हैं, खासकर बच्चों में तो 12-13 टीके लगते हैं और कई बार साथ में लगाते हैं, कुछ एक दूसरे के बाद लगाए जाते हैं। आपस में किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता। तो वो जो शंका है वो बिल्कुल निर्मूल है, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा कि अगर 2 टीके, प्राथमिक कोविड के 2 टीके लगने के बाद मैं अगर एहतियातन टीका 6 महीने बाद लगाऊंगा तो मेरे को कोई तकलीफ तो नहीं होगी। यहाँ 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि जो आज तक अभी तक जो राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो पहले 2 टीके लगाए हैं वही तीसरा या एहतियातन टीका लगेगा। यानी कोविशील्ड लगी है तो आपको कोविशील्ड लगेगा 6 महीने बाद, कोवैक्सीन लगा है तो कोवैक्सीन लगेगा। दूसरी चीज कि ये देखा गया है कि कई बार पहली और दूसरी बार जो है आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, बुखार हो जाता है, जहां इंजेक्शन लगाया वहां थोड़ा दर्द होता है, सूजन होती है। लेकिन तीसरा टीका आते आते जो ये साइड इफेक्ट है या जो ये लोकल इफेक्ट्स है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत होइए और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है तीसरा टीका जी। और दिल्ली से हरदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरदीप जी नमस्कार। हरदीप जी नमस्कार, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। जी हरदीप जी अपना सवाल पूछिए। सिद्धार्थ सिंह जी नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार भाई जी। सरकार की तरफ से जी कोई सख्ती नहीं है, जैसे जुर्माना नहीं किया मास्क ना पहनने वाले पे जी, तो 80-90% लोगों ने मास्क उतार रखे हैं जी। जो लोगों का डर खत्म हो गया, तो कोरोना से डरते नहीं अब लोग। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर अरोड़ा जो है इनकी चिंता स्वाभाविक है। आप बहुत लोगों को डर। जी डॉक्टर अरोड़ा, आपका नेटवर्क थोड़ा सा कम हो गया है, तो आप जी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है जी।
अच्छा जी, अब ठीक है। अब मैं ठीक है। दो बात कहना चाह रहा हूँ। हर दिन जो चीज कही कि डर हो गया, और डर दो चीजों का जी, उससे होने वाले जो डॉक्टर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अगर आप थोड़ा सा मूव करके नेटवर्क के एरिया में आ जाएं। हेलो, हाँ जी जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है जी जी। हाँ, तो डर जो है दो तरह से खत्म हो गया है। पहली बात कि लोगों के मन में ये लगता है कि कोरोना बहुत हल्की बीमारी रह गई है, हल्के जुकाम की तरह जी। तो एक तो वो एक कारण बना है जिसकी वजह से लोगों ने कोरोना उपयुक्त व्यवहार को उसको एक उसमें कमी दिखाई है। और दूसरा डर जो खत्म हुआ है कि जो सख्ती थी, पहले फाइन लगता था, खासतौर पे दिल्ली और दिल्ली के आसपास में काफी अच्छी तरीके से गाड़ी में भी अगर आप चल रहे हैं बिना मास्क के तो फाइन लग रहा था, वो फाइन अब बंद हो गया है जी। तो मैं सबसे एक विनती करूंगा हर एक से, क्योंकि ये हमारे परिवार के लिए, मेरे अपने लिए, मेरे अपनों के लिए और साथ ही साथ मेरे समाज के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये संयम जो है कोविड के साथ बरतना जरूरी है। एक 4-6 महीने जो संयम हमने पिछले 2.5 साल दिखाया है और जिस तरीके से ये लड़ाई में हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उसको करने के लिए एक व्यक्तिगत तौर पे और परिवार में एक दूसरे को प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है कि भाई हम मास्क लगाएं और कोरोना उपयुक्त व्यवहार बनाए रखें, ये जरूरी है। अब अगर जबरदस्ती होगा, बहुत ज्यादा परेशानी होगी तो फिर जुर्माना लगवाने वाली स्थिति ना आए, ये जरूरी है। और एक व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूंगा कि संयम बरतना चाहिए। जी बिल्कुल, संयम बरतना चाहिए, खुद पर अनुशासन रखना चाहिए। हम कुछ ऐसा करें कि खुद अनुशासित रहें तो सरकार को भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बीच मोहम्मद यामीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यामीन भाई का सवाल लेते हैं। हेलो सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार यामीन जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि हम 60 साल के तो हुए नहीं है, तीसरी डोज नहीं ले सकते और सरकारी डिस्पेंसरी में भी नहीं लगाई जा रही है 60 से कम को, तो प्राइवेट में लगवा सकते हैं क्या? हाँ, अगर आप 60 साल के हो गए हैं तो आपकी जो एहतियातन डोज है वो निःशुल्क है। सरकारी किसी भी आप टीकाकरण केंद्र पे जाइए तो 60 साल से ऊपर वालों को ये टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। बहुत सारे प्रदेशों में 18 से 60 साल वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी निःशुल्क लगाया जा रहा है। नहीं तो प्राइवेट में कहीं भी जाकर के जो आपने पहले प्राथमिक टीके लगवाए हैं वो आप लगवा सकते हैं। और बहुत ही मेरे ख्याल से 150 रुपए का टीका है और 150 रुपए लगवाई लेते हैं, तो कोई महंगा नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है जो प्रतिरोधक क्षमता ये एक उसका आवरण को अधिक मजबूत करता है एहतियातन टीका, वो मेरे को शरीर के लिए और मेरे व्यक्तिगत बचाव के लिए जरूरी है और मेरे परिवार के लिए भी जरूरी है। क्योंकि छोटे बच्चों में इन्फेक्शन हो या फिर बुजुर्गों में इन्फेक्शन हो तो उसका प्रभाव काफी गंभीर बीमारी हो सकती है। डॉक्टर अरोड़ा, रुक करते हैं बिहार का, चलते हैं पूर्णिया और जानते हैं मोहम्मद मजहर जी से कि उनका क्या सवाल है। हेलो मजहर जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी, अपनी रेडियो सेट की आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल है कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या फर्क है सर? क्या फर्क है? जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, एक तो ये बात है कि इसमें फर्क क्या है, और आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे अगर हम स्वदेशी वैक्सीन जो हमारी कोवैक्सीन है या हम कोविशील्ड की बात करें या बहुत सारी वैक्सीन अभी नई भी आने वाली हैं मार्केट्स में, तो उसके बारे में कौन कौन सी वैक्सीन हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकती है? अच्छा, तो एक ये बहुत ही वैज्ञानिक सवाल पूछा है भैया ने कि हाँ जी, कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या फर्क है। तो ये जो है दोनों का असर, जहां तक कोविड से बचाव का असर है वो लगभग बराबर है। इस समय दुनिया में जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध हैं उनसे गंभीर बीमारी के प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहती है, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी उपलब्ध हो। हम कभी फाइजर, मॉडर्ना की बात करते हैं, लेकिन हमारी भारतीय वैक्सीन उतनी ही
सक्षम है, उतनी ही प्रभावी है जितनी की कोई और वैक्सीन। हाँ, कोवैक्सीन और कोविशील्ड का बनाने का तरीका जो है, वो प्लेटफॉर्म जो है वो अलग है जी। एक हल्की फुल्की बात कहना चाहूंगा कि ये पूर्णिया से हैं, तो इनके यहाँ मालदा आम मिलता है जो लंगड़ा, वो, और अब लखनऊ का दशहरी, लेकिन दोनों आम हैं और दोनों का एक ही जैसा उसका जो प्रभाव है खाने का। तो इसी तरीके से ये वैक्सीन सब एक जैसी हैं जी। इनका प्रभाव एक जैसा ही है, और यही कारण है कि आज 200 करोड़ टीके भारत में लगे हैं और इसी की वजह से भारत बचा हुआ है। हमारी आबादी जो कोविड के भयंकर भयंकर प्रभाव थे उनसे बचा हुआ है। अब आपने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि जो नई वैक्सीन आने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका किस तरीके से इस्तेमाल होगा आने वाले टाइम में। तो ये पूर्णतः भारतीय वैक्सीन हैं जो अगले कुछ हफ्तों में उपलब्ध रहेंगी आम जनता के लिए। एक उसमें से है कार्बीवैक्स। कार्बीवैक्स अभी भी बच्चों के लिए मिल रही है, 12 से 14 साल के बच्चों के लिए ये उपलब्ध है और छोटी उम्र के बच्चों के लिए भी इसको अनुमति दे दी गई है। इसी तरीके से एक कोवावैक्स करके वैक्सीन है, वो भी बहुत ही बेहतरीन वैक्सीन है, वो बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए दोनों के लिए उसको अनुमति मिल गई है जी। तीसरी एक वैक्सीन अभी पिछले हफ्ते जिसको अनुमति मिली है वो है mRNA वैक्सीन। ये जीनोवैक करके वैक्सीन है। ये जैसे फाइजर mRNA वैक्सीन है, मॉडर्ना mRNA वैक्सीन, दुनिया में केवल 2 mRNA और हैं। भारत दूसरा देश है जहां पर ये mRNA वैक्सीन बनी है, लेकिन ये वैक्सीन हमारे लिए विशेष उपलब्धि का कारण है। एक तो ये भारतीय वैक्सीन है जी। दूसरा ये हमें केवल 2 से 8 डिग्री इसको रखने के लिए ज्यादा बहुत ठंडा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता, बाकियों के लिए बहुत ही ठंडा टेम्परेचर -70 डिग्री चाहिए होता है। तो उसके हिसाब से ये भारतीय जो परिप्रेक्ष्य है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल वैक्सीन है और बड़ी जल्दी ये भी उपलब्ध रहेगी। अगले कुछ हफ्तों में मेरे को लगता है कि मार्केट में उपलब्ध होनी चाहिए। अब एक और नया वैक्सीन भारत में बनी है जी। जिसको हम कहते हैं इंट्रानेजल वैक्सीन। नाक में 2 बूंदे, दोनों नाक में कुछ बूंदे दोनों नाक के छेद में डाली जाती हैं, नॉस्ट्रिल्स में, और वो वैक्सीन का काम करता है। तो आने वाले समय में ये एक और अगले हो सकता है 6 हफ्ते 8 हफ्ते में ये वैक्सीन भी उपलब्ध रहेगी और ये दुनिया में अपने किस्म की पहली वैक्सीन है जो नाक में डाल करके वैक्सीन बनाई जाए। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हमारे पास वैक्सीन का एक बहुत अच्छा गुलदस्ता तैयार हो गया है जो हम भारतीयों के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए हम लोग अपनी वैक्सीन को दे सकेंगे। खासतौर पे वैसे देशों के लिए जहां पर वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं रही हैं, महंगी हैं, ऐसी वैक्सीन जो वहां पर इस्तेमाल नहीं करी जा सकती। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो भारतीय निर्माता और वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से काम किया है पिछले 2-2.5 साल में, ये एक उपलब्धि है, अद्भुत उपलब्धि है और गौरवान्वित होने की जरूरत है। जी। डॉक्टर अरोड़ा, आपसे बात करते हुए चर्चा में जो भी हमारे लिस्टर्स, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, क्योंकि ये एक बड़ी उपलब्धि, जैसे आपने mRNA की बात करी और यहाँ पर एक खास बात मुझे याद है कि जब फाइजर की या मॉडर्ना की जब वैक्सीन मार्केट में आई थी और उसके बाद उसके टेम्परेचर को लेकर बहुत बातें होती थी कि भारत जैसे ट्रॉपिकल कंट्री में -70 डिग्री सेल्सियस पे वैक्सीन को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कैसे उसको स्टोरेज होगा, कैसे उसमें उसका मैनेजमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे वैज्ञानिकों ने हर चीज को हमारे देश के अनुसार ढाल दिया और कस्टमाइज करके वैक्सीन बना दी, चाहे वो mRNA की बात करें या हम दूसरी वैक्सीन की बात करें। कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं, क्योंकि हमारा देश, क्योंकि शायद लोगों को ये इतना पता नहीं है कि ये भी एक गर्व करने का विषय है कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड में जो वैक्सीन की सप्लाईज हैं या इसके रिसर्च में सबसे आगे है। ये आश्चर्यचकित करने वाली है कि जो फाइजर जैसी और उन कंपनियों ने जो वैक्सीन बनाई उनको अपने देश में भी देने में बहुत तकलीफ रही। अगर हमने फाइजर वैक्सीन मंगाई होती तो केवल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई,
बेंगलोर, एक 6-7 शहर में दे सके होते। दूर दराज के क्षेत्रों में वो वैक्सीन देने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि उस तरह का टेम्परेचर मेंटेन करना एक पूरे सिस्टम को एक बिल्कुल नए तरीके से बनाने की जरूरत होती। इसीलिए जब ये वैक्सीन बन रही थी तो वैज्ञानिकों को ये एक बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया था कि ये वैक्सीन ऐसी होनी चाहिए जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखी जा सके, जिसको मैं अरुणाचल प्रदेश में भी दे सकूं, बक्सर में भी दे सकूं, मैं इसको लद्दाख में भी ले जाकर के दे सकूं, और राजस्थान के बीकानेर और उनके दूर दराज के गांव में जहां 55 डिग्री टेम्परेचर होता है वहां पर भी दे सकूं। तो जो हम इक्विटी की बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही गौरवान्वित होने की बात है कि ये अपने तरह की ऐसी एक ही वैक्सीन है और पूरी दुनिया में इस वैक्सीन के बारे में चर्चा हो रही है और इसकी प्रशंसा की जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक वक्त था जब हम बात करते थे वैक्सीन को लेके तमाम बातें होती रहती थी, लेकिन आज की डेट में जिस तरह से हमारी जो आत्मनिर्भर भारत है, जिस तरह की प्रधानमंत्री जी का सपना है और वो हमेशा से कहते हैं, तो वही चीज हमारे वैज्ञानिकों ने उनके प्रोत्साहन से करके दिखाया है। डॉक्टर अरोड़ा, बिल्कुल, पिछले 2.5 साल में भारतीय वैक्सीन, हम लोग वैक्सीन के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स थे, यानी बाहर से फार्मूला लेकर आकर बनाते थे। पिछले 2.5 साल में एक आमूल परिवर्तन हुआ कि ये देश अब वैक्सीन का विकास भी करता है, उसमें अनुसंधान करता है और नई वैक्सीन बना सकता है। और ये आज के लिए नहीं हमने एक धरातल तैयार किया है, बल्कि आने वाले समय में अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई और महामारी आती है, या हमारी वो बीमारियां जो अभी तक हमारे एक तरीके से कंट्रोल में नहीं है, जैसे टीबी की बीमारी है, मलेरिया है, उसके लिए भी यही वैक्सीन, एक और वैक्सीन जो भारतीय वैक्सीन है, डीएनए वैक्सीन, ज़ाइकोवी-डी, ये सारी वैक्सीन ऐसी हैं जो एक दुनिया में वैक्सीन के क्षेत्र में तहलका मचाने वाली टेक्नोलॉजी है, और ये भारत के पास है। जिस तरीके से हम कहते हैं रॉकेट साइंस, वैक्सीन बनाना भी रॉकेट साइंस है, और उस रॉकेट साइंस में भी ये अपना यान है वो मंगल यान पहुंचाने वाली बात है। तो ये बहुत बड़े उपलब्धि है हमारी वैज्ञानिकों की, और आने वाले समय के लिए भी हम लोगों को बीमारियों से सुरक्षित रखने का ये एक बहुत बेहतरीन और सुलभ रास्ता रहेगा। जी डॉक्टर अरोड़ा, इस पूरे वैक्सीन के डेवलपमेंट से लेकर और आज जबकि हम एक मुकाम पर पहुंचे हैं, तो ये पूरा सफर अगर हम नजर डालते हैं तो किस तरह से आपके जहन में क्या आता है कि एक ऐसा वक्त था जब हमारे देश के वैज्ञानिक इसको बनाने के लिए, इस पर अनुसंधान करने के लिए, इस पे विजय प्राप्त करने के लिए तरह तरह दिन रात लैब्स में काम करते थे, और आज जब आप एक आंकड़ा देखते हैं कि आपने 198 करोड़ 31 लाख का टीकाकरण कर दिया और बस 200 करोड़ के एकदम करीब हैं, आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहिए इस सफलता पर। कुछ लोगों ने कहा था कि भारत को 15 साल लगेंगे अपने 100 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए। तो भारत ने, एक देश ने ये दिखाया कि हम 15 महीने में करके दिखा सकते हैं, और वो किया हमने। इससे ये रोंगटे खड़े करने वाली बात है, और इसका श्रेय जो इच्छा शक्ति है देश की, वैज्ञानिकों की और शीर्ष नेतृत्व की, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। जी बिल्कुल, इसी सुखद जो आपने बात बताई, इसके साथ ही डॉक्टर अरोड़ा, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।